हम बात कर रहे थे लोग कहाँ रहते थे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन काल में जो भारत में रहने के मतलब मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं नर्मदा घाटी के तटों पर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि नर्मदा घाटी, हमने ये बताया था कि आपको ये हो गया आपका विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत से नदी निकलती है, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। तो ये हो गई नर्मदा, और नर्मदा नदी के नीचे ये हो गया आपका ताप्ती नदी। तो इसी नर्मदा नदी घाटी के तटों पर सर्वप्रथम जो है मानव के प्रमाण, मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान की पहाड़ियों पर भी मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। तो हमने आपको बता ही दिया था कि अफगानिस्तान क्षेत्र में सुलेमान पहाड़ियां हैं, यहीं पे यहाँ पे भी मानव के प्रारंभिक रहने के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा उत्तर पूर्व में गारो, ठीक ना, गारो की पहाड़ियां आप ये देख लीजिए, ये आपका असम के आसपास का क्षेत्र पड़ जाएगा। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों पे भी मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। तो अब तक हमने आपको बताया कि लोग प्राचीन समय में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, हमने बात की। फिर और हम अब अपने अगले हेडिंग पे बात कर रहे हैं, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक प्रमाण मनुष्य के जो मिले हैं रहने के, वो कहाँ पे मिले हैं। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि सर्वप्रथम जो मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। एकदम मतलब कि आपको नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, रट लेना चाहिए कि प्रारंभिक प्रमाण जो मिले हैं भारत में मानवों के रहने के, वो कहाँ मिले, नर्मदा नदी घाटी के तटों पे मिले हैं। और इसके अलावा गारो की पहाड़ियां आप देख सकते हैं, ये हो गई गारो खासी जयंती की पहाड़ियां यहीं पे, तो यहाँ पे भी सर्वप्रथम मानव के रहने के प्रमाण नदी और इसकी सहायता से यमुना हो गई और इधर सोन नदी हो गई। तो इनके क्षेत्रों में भी मानव के रहने के प्रमाण मिल सकते हैं आपको। तो फिर प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो हम आपको बार बार वही बातें रिपीट करवा रहे हैं। आप हम ये आशा करते हैं कि हम थोड़ा ही बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं परफेक्टली आपके माइंड मैप में सेव हो जाना चाहिए। तो हमने अभी तक आपको ये बताया कि मानव के रहने के प्रारंभिक प्रमाण जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। तो सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी पे, फिर गारो खासी जयंती की पहाड़ी वाले क्षेत्र में, फिर उसके बाद सुलेमान पर्वत, फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी मानव के प्रारंभिक मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। फिर इसके बाद में गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक ना, ये आप देख रहे हैं गंगा नदी के दक्षिण में यहाँ कहीं पर, ठीक ना। और फिर गंगा नदी के दक्षिण में मगध, जो कि प्रारंभिक समय में विशाल साम्राज्य था, एक शक्तिशाली राज्य था, एवं इसके शासक की मतलब जो पहुंच थी, मतलब आप कह सकते हैं कि उनका साम्राज्य जो बहुत विशाल था, ठीक ना, वो एक संपन्न राज्य के मालिक हुआ करते थे और उसकी शासन सत्ता उनके हाथों में थे, ठीक ना। वैशाली राज्य था जो कि वर्तमान बिहार कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है कि देश एवं अन्य राज्यों की स्थापना की गई। तो गंगा नदी के दक्षिण छोर पे एक विशाल साम्राज्य जो था वैशाली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में भी प्रारंभिक समय में राज्यों की स्थापना की गई थी। तो अभी तक हमने जो बातें जानी हैं वो आप शायद आपके दिमाग में चल रही होंगी, और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगली बात पे बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने जाना, फिर इसके बाद लोग रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, लोग रहते कहाँ थे। तो रहने में हमने आपको बता दिया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रारंभिक मानव के रहने के मतलब निवास के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो हम आपको 2 बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बात ये रिपीट कर रहे हैं, इसी वजह से रिपीट कर रहे हैं ताकि आप भूलिए ना, आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी हो गई, नर्मदा नदी घाटी के बाद आपका सुलेमान पर्वत हो गया, सुलेमान पर्वत के बाद गारो खासी जयंती के पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी मानव के प्रारंभिक रहने के प्रमाण मिले हैं। एवं इसके अलावा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में भी मानव के रहने के प्रारंभिक प्रमाण मिल चुके हैं। और ये गंगा नदी के दक्षिण छोर पे एक विशाल साम्राज्य वैशाली था, वैशाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी विशाल साम्राज्य हुआ करते थे, जिसके राजा प्रभुत्व संपन्न थे, शक्तिशाली थे, एवं दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके कमजोर राज्यों को या फिर जो हार जाते थे उनको अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो ठीक, अब अगली बात पे चलते हैं। जब एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ रहे हैं हिस्ट्री,
तो अब इतने बातें मतलब उनके रहने के स्थान को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद की अगले हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आएगी कि यात्राएं, ठीक ना। क्या आता है आपका? यात्राएं। कि हम ये जानेंगे कि प्राचीन समय में जो व्यक्ति हुआ करते थे वो कैसे करते थे यात्राएं और क्यों करते थे यात्राएं। तो फिर वही है कि आप कैसे करते थे प्राचीन समय में। आज की तरह तो अच्छी गाड़ियां नहीं थी, ना तो ट्रक थे, ना तो एयरवेज, ना तो रोडवेज, ना तो रेलवेज, ठीक ना। ऐसी कोई भी सुविधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार या फिर यात्राएं किया करते थे। तो अब हम जानेंगे कि यात्राएं क्यों करते थे। तो यात्राएं नहीं करते थे कि अगर कहीं पे युद्ध होने वाला है दो राज्यों के बीच में, तो फिर एक राज्य दूसरे राज्य के पास या दूसरा राज्य पहले राज्य के पास चल के जाता था एवं एक जगह पे खड़े होकर मतलब रुक के युद्ध करते थे। तो इस वजह से भी उनको युद्ध करना पड़ जाता, यात्राएं करनी पड़ जाती थी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो भी व्यक्तियों को उस क्षेत्र को छोड़ के किसी दूर क्षेत्र में जाना पड़ता था। तो इस रीजन में भी उनको यात्राएं करनी पड़ जाती थी। एवं इसके अलावा क्या है कि व्यापार, धार्मिक मतलब प्रचार प्रसार के लिए भी अक्सर उस समय के व्यक्ति जो हुआ करते थे वो यात्राएं किया करते थे। मतलब सेम प्रोसेस जो आज इन वजहों से यात्राएं की जा रही हैं, वही कारण तब के समय में भी थे जिससे यात्राएं व्यक्ति किया करते थे। कि उनको कहीं अगर कुछ खरीदना है, अपने सामानों का आयात निर्यात करना है, या फिर कुछ ज्ञान उनको सीखना है, या फिर कोई नई बातें सीखनी है, या फिर कुछ भी उनको ऐसा प्राप्त करना है जो कि उनके पास नहीं है, तो उनकी व्यवस्था करिए या फिर उनकी उत्सुकता करिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण किया करते थे। लेकिन अब ये जान लेना है कि उस समय के लोग भ्रमण करते कैसे थे। तो उस समय प्राचीन समय में मैंने आपको बताया कि जितने साधन आज संपन्न हैं उतने साधन नहीं हुआ करते थे। अधिकतर लोग यात्राएं पैदल ही करते थे। पैदल के साथ उनके पास कुछ जानवर मतलब आप पालतू पशु जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, ऊंट हो गए, मतलब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन पशुओं की जानकारी व्यक्तियों को होती गई और वो इन पशुओं को अपनी यात्राओं के साधन के स्वरूप में स्वीकार करते गए, ठीक ना। अब आप ये हो गई कि प्राचीन काल में मानव यात्राएं क्यों करते थे और कैसे करते थे। और फिर जब आप प्राचीन समय की बात करेंगे तो यात्राओं का आशय आपको आज के समय में भी उसमें बताया गया है कि आज यात्राएं कैसे करते हैं। तो आपको सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आपको वही पुराना सब कुछ है, आप एक थोड़ी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में यात्राएं जिस वजह से करते थे। तो हमने तो आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस बताया, लेकिन आज के समय में अगर आप देखना चाहेंगे तो यात्राएं क्यों करते हैं। आज के समय में व्यक्ति यात्राएं, मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना होगा या फिर कोई वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा, फिर भी आपको यात्रा करनी पड़ेगी। या फिर आप अपनी आय का सृजन करना चाहते हैं, बाहर विदेश में जाके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। या फिर कहीं आप कुछ देखने, टहलने, घूमने जाते हैं, तब भी आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो यही सब है कि आप मतलब प्राचीन समय में और आज के समय में अंतर बस इतना है कि उस समय यात्रा के साधन इतने संपन्न नहीं थे, जबकि आज जो यात्रा के साधन हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो गए हैं और एक से एक सुविधाजनक साधन हो गए। आप चाहे बैठ के जाइए, आप लेट के जाइए, सब कुछ संपन्नता है हमारे पास। और हम यात्राएं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, चीज़ों को खरीदने के लिए और विश्व भ्रमण करने के लिए यात्राएं आज कर रहे हैं। तो फिर यही है कि इसमें कहना है कि आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं। प्राकृतिक उपमहाद्वीप सीमा का निर्धारण, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्र पार कर सके, ठीक ना। मतलब आज यात्राएं हम क्यों करते हैं, तो हमने आपको बताया ना, आप विदेश भ्रमण करते हैं। तो अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो प्राकृतिक उपमहाद्वीप, जैसे कि आपको उपमहाद्वीप जैसे मतलब 7 महाद्वीप हैं, तो फिर छोटे छोटे उसमें सब कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनको आपको क्रॉस करके ही जाना होगा ना अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। तो इन सभी, और रेगिस्तान हो गए आपको, फिर रास्ते में आपको समुद्र मिलेंगे, पहाड़ पर्वत सब कुछ मिलेंगे। तो एक अब तो बेस्ट रास्ते हो गए, इन रास्तों से आप आ जा सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर
समुद्र पार कर सके, वहां पे जाके बस गए और वहां परिवेश में ढल गए, वहीं की संस्कृति सभ्यता को विकसित किया, पत्थर कला से संगीत भोजन पे विचार किया और आज इसका विकास करें। तो आज के समय पे क्या है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के सभ्यता को हम सीखते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर हम ब्रिटेन में चले गए तो हम वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे, स्पेन में चलेंगे स्पेनिश बोलेंगे, फ्रांस में चले गए तो फ्रेंच बोलने लगेंगे, और वहाँ का रहन सहन भी एक दूसरे तरीके से है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वहाँ के रहन सहन में ढलें और वहाँ की कल्चर को अपने आप में ढालें, मतलब वहाँ के तरीकों को, तौर तरीकों को हम सीखें। तो सेम प्रोसेस, लेकिन क्या होता है आज के समय में कि वहाँ पे हम जहाँ कहीं भी गए हैं बाहर के देशों में तो कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं वापस। लेकिन अभी प्राचीन समय में क्या था कि अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई है तो वहाँ का जो पूरा समुदाय होता था वो समुदाय निकल के चला जाता था किसी अच्छी जगह पे। तो पूरा का पूरा समुदाय अधिकतर केसेस में यही होता था कि वो वहीं पे बस जाते थे, और इनकी जो संस्कृति सभ्यता होती थी और जहाँ पे गए हैं वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता होती थी, दोनों मिलके अपग्रेड हो जाते थे। मतलब कि कुछ अच्छाई अगर इनके अंदर है और कुछ अच्छाई जहाँ पे गए हैं वहाँ पे है, तो ये दोनों बातें मिलके एक अच्छी बात बन जाती थी। और इससे लगातार हमारी जो कुछ भी हम साधन आज यूज कर रहे हैं, आज जिन संसाधनों से हम परिपूर्ण हैं, धीरे धीरे एक क्रम अनुसार उन सबका विकास हुआ, एवं आज हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो इन्हीं सबकी देन है, जो लगातार दो भिन्न भिन्न संस्कृति सभ्यताओं के मेल से अपग्रेड होके आज हमको अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में प्रयोग करने को मिल रही हैं। तो फिर अब ये यात्राएं हो गई। मैंने पिछली वीडियो में मतलब अपने स्टार्टिंग सेशन में भी बताया था कि हम जैसे एनसीईआरटी है वैसे ही चलेंगे, ठीक ना। मतलब जैसे हेडिंग वाइज सारी चीजें उसमें डिनोट की गई हैं, बस हमारा भी पूरा वे है कि हम उसी तरीके से हेडिंग टू हेडिंग आपको विश्लेषित करते चले, चीजों को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब मैंने तो आपको पिछले भी समय में क्लियरिफाई किया था कि क्या कुछ कैसे है, तो प्लीज आप बने रहिए और साथ रहिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक, अब जब यात्राएं हो गई तो यात्राओं के बाद में आपकी अगली हेडिंग आती है देश का नाम, ठीक ना। हमारा जो प्यारा भारत है, ये भारत नाम पड़ा कैसे, ठीक ना। ये भारत कैसे, भारत का नाम भारत कैसे हो गया, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं, ठीक ना। सबसे पहला फैक्टर देखेंगे जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक ना। ये सिंधु नदी है, इसको जो ईरानी आए थे ये इंडस, ठीक ना, इंडस कहते थे, INDUS, ठीक ना। तो इंडस को वो चूंकि नहीं बोल पाते थे, सा नहीं बोलते थे, तो एच प्रोनाउंसिएट करते थे, तो इस वजह से वो हमारा सिंधु नदी से इंडस मतलब इंडस, जो सिंधु का इंग्लिश फॉर्म होता है इंडस, और इसी इंडस से ही हमारा ट्रांसलेटेड होके बन गया है इंडिया। ठीक, ये तो एक फैक्टर हो गया। फिर इसके अंतर्गत हमारा जो ऋग्वेद है, आज के लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जो उसमें ये बताया गया है कि जो उत्तर पूर्व भारत में जो भारतीय रहते हैं, ठीक ना, भारतीय कहिए या फिर रहने वाले लोगों का एक समूह जो था, वो समूह भरत के नाम से जाना जाता था, और उसी भरत से भारत नाम हो गया हमारे देश का, ठीक ना। तो क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेद जो है हमारा वेद, 4 वेद हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो उसी में ये बताया गया है कि उत्तर पूर्व भारत में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर वाले इलाके के आसपास में रहने वाले लोगों का एक समूह हुआ करता था जिसे भरत के नाम से जाना जाता था, और उसी भरत के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये 2 कारण दिए गए हैं, भारत मतलब इंडिया और भारत के नामकरण कैसे हुए। फिर इसके बाद में आप और आगे चलते हैं तो इसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि अतीत के बारे में कैसे जाने।
ठीक ना। तो ये भारत का नामकरण हो गया कि भारत का नाम कैसे पड़ा। फिर इसके बाद में ये आता है कि आप अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि आप हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। तो इतिहास जानने के तरीके तो हैं, मैंने आपको बताया कि जो बातें बीत चुकी हैं उनको जानने के बारे में आप क्या करेंगे, किसी से पूछ लेंगे, जान समझ लेंगे, या फिर आप बहुत प्राचीन बातों को जानना चाहते हैं तो कैसे आप जान पाएंगे। तो उसका सीधा सा एक सिंपल सा सवाल है कि उस समय की अगर हमको कोई वस्तुएं मिलती हैं या फिर कोई अभिलेख मतलब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो हम उसको पढ़ के उस समय के व्यक्तियों के जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, कैसे उनका रहन सहन खान पान था, ये जान सकते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से भी हम उस समय के जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो हमने इसमें अगली हेडिंग है कि आप अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, ठीक ना। क्या है अतीत के बारे में, कैसे जान सकते हैं, ठीक ना। आप जो समय बीत चुका है उस बीते समय के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय के कोई भी क्या कहते हैं उसको स्रोत, अगर आपके पास हो स्रोत मतलब जैसे पांडुलिपि हो गए, हम आपको अभी बताएंगे कि पांडुलिपि होती क्या है, ठीक ना। पांडुलिपि या फिर कोई आपको अभिलेख मिल जाए तो उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं, या फिर उस समय के व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन, ठीक है, बर्तन या फिर दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं आप मिल जाए तो इन सब के आधार पे भी आप जान सकते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन कैसे था, ठीक ना। तो पांडुलिपि जो होती थी, पांडुलिपि एक वृक्ष वृक्ष का के छाल होते थे, ठीक ना। छाल मतलब तने से जो निकलता है उसका एक लेयर, तो उसी पे जो मतलब उसी पे कुछ लिख दिया जाता था, जो लिख के उसको अच्छे तरीके से संरक्षित कर दिया जाता था। तो उस पे लिखी गई जो चीजें होती थी वही हमारी पांडुलिपि हो जाती थी। और अभिलेख क्या होता है, अभिलेख होते हैं मतलब कुछ जैसे कठोर मतलब कठोर धातु ही समझिए, जैसे पत्थर हो गया या फिर ऐसे लोहा हो गया या फिर ऐसी चीजें जो कि आसानी से जिन पे कुछ मिटता ना हो, तो उनको मतलब पत्थर की सहायता से या फिर किसी धारदार लोकदार हथियार की सहायता से उस पर कुछ लिख दिया जाता था, वो आपका अभिलेख हो जाता था। अभिलेखों पे जो कुछ लिखा गया है या फिर जो चित्र बनाए गए हैं अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो उस आधार पे भी हम जान सकते हैं। और इसके अलावा तत्काल समय के अगर बर्तन मिल जाए हमको या फिर चूड़ी कंगन, ठीक ना, या फिर उस समय के जीव जंतुओं के हड्डियां या फिर कोई भी अवशेष अगर मिल जाते थे, उन सब के अध्ययन के आधार पे भी हम जान सकते हैं कि उस समय के जीवन, उस समय के लोगों के जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटी थी और कैसे क्या कुछ हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, चूंकि पांडुलिपि का प्रयोग आज के बहुत वर्षों पूर्व हुआ करता था, तो अब भी क्या है कि इसको हमारे प्राचीन समय को जानने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें इस वजह से आ रही है कि जो पांडुलिपियां हैं ये पांडुलिपियां अधिकतर खत्म हो गई हैं, इनको कीड़े खा गए हैं या फिर कुछ उपलब्ध नहीं है, या फिर और फिर इसके इन पांडुलिपियों से हम क्या जान सकते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया मतलब कैसे जान सकते हैं, और फिर कैसे जानने के साथ क्या जान सकते हैं। हमने आपको बताया ना कि अगर हमको ये अवशेष मिल जाते हैं, स्रोत मिल जाते हैं, तो हम वहाँ के बारे में रहन सहन खान पान सब कुछ जान सकते हैं। और इन पांडुलिपियों में उल्लेख अधिकतर राजाओं के, सामंत वर्ग जो शासक वर्ग हुआ करते थे, मतलब उच्च वर्गों के बारे में ही हमें जानने को मिलता था। इसके अलावा कोई औषधि हो गई या फिर विज्ञान, महाकाव्य, नाटक, कविताएं आदि के बारे में हमें इन पांडुलिपियों या फिर अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। और जो पांडुलिपि मिलती है भाषा उसकी क्या होती है, ठीक ना। अधिकतर क्या है कि जो पांडुलिपियां या फिर अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा प्राकृतिक मतलब उस समय में जो आम बोलचाल की भाषा थी वही इन अभिलेखों और पांडुलिपियों पे अंकित मिलती है। फिर उसके बाद में अभिलेख, अभिलेख मैंने आपको बताया ना पत्थर या फिर कठोर धातु होता है, उसी पे एक धारदार औजार की सहायता से लिख दिया जाता है, वही आपका अभिलेख हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने आपको सब कुछ बताया। फिर पुरातत्व विद, ठीक ना। अब ये सब हो गया, फिर इन सब चीजों के बारे में जो आपको बताएगा वो होता कौन है, ठीक ना। मतलब होता कौन है ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, लेकिन कौन होते हैं जो इन चीजों का अध्ययन करते हैं,
वो कहलाते हैं आपके पुरातत्वविद, ठीक ना। पुरातत्वविद जो होते हैं वो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। प्राचीन वस्तु जैसे मैंने आपको बताया कि पांडुलिपि, अभिलेख, बर्तन, वस्तु में जो प्राचीन समय के जो प्राचीन खंडहर मिलते हैं, तो वो खंडहर में जो ईंटें लगी होती हैं उनको देखते हैं, कार्बन डेटिंग से उनकी जांच करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि उस समय में अगर कोई भी खुदाई की जाती है उस स्थल की, और खुदाई के दौरान बर्तन मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, और फिर जानवरों की हड्डियां मिल जाती हैं, मिट्टी के बर्तन, फिर बाल वगैरह मिलते हैं, या फिर जुताई हुए खेत वगैरह मिल जाते हैं, या फिर मतलब एक दैनिक जीवन में जो कुछ भी होता है, अगर कुछ भी उन चीजों के अवशेष मिलते जाते हैं, तो ये पुरातत्वविद क्या होते हैं, वो उनका गहन विश्लेषण करते हैं, ठीक ना। गहन विश्लेषण मतलब उनको अपने लैब में लेके जाते हैं पुरातत्वविद, उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, और फिर उसी के आधार पे वो आज के दैनिक जीवन को प्राचीन समय से इंटरलिंकिंग करते हैं, और फिर उसके बाद में ये जान पाते हैं कि चीजें कैसे क्या हुई थी, और उस समय और आज समय में कितना अंतर आया है, लोगों का रहन सहन तब कैसा था और आज कैसा है। तो पुरातत्वविद के बारे में शायद आपको समझ में आ गया होगा। पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो प्राचीन समय में मिले अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मकान जो पुराने होते हैं, वो खंडहर, उनका अध्ययन, या फिर उनकी खुदाई के बाद जो अवशेष मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, या फिर कपड़े, हड्डियां आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वही आपका पुरातत्वविद कहलाता है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। पुरातत्वविद के बारे में जानने के बाद में फिर क्या पुरातत्वविद बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, ठीक ना। तो मैंने जैसे आपको बताया ना पुरातत्वविद को क्या मिले होंगे, कैसे मिले होंगे, तो ये सब भी हमारे दिमाग में चलता होगा। तो क्या मतलब हर जगह उनको कपड़ों के अवशेष ही मिले होंगे, या सभी जगह हड्डियां ही मिली होंगी, या फिर सभी जगह एक जैसे बर्तन ही मिले होंगे, ये सब थोड़ा असंभव वाली बात है, क्योंकि हर जगह का, अभी आप जाइए देखिए तो हर प्रदेश का, हर राज्य का, हर गांव का कल्चर अलग अलग होता है। तो ये आप श्योर होके नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पुरातत्व स्थल पर जो अवशेष मिले हैं, समान तरीके के अवशेष किसी अन्य पुरातत्व पे भी मिल जाए, ठीक है। तो ये है कि हर जगह पे आपको भिन्नताएं देखने को मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद में क्या है, पांडुलिपि एवं अन्य अभिलेखों को स्रोत कहा जाता है। इन्हीं स्रोतों की सहायता से प्राचीन एवं वर्तमान समय में एक कड़ी निर्मित करती है, जिससे इतिहास अत्यंत रोचक हो जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद प्राचीन समय के जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष मतलब जो प्राचीन समय की वस्तुएं मिलते हैं, उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन बढ़िया से करते हैं, अच्छे से। लैब होते हैं उनके बड़े बड़े, तो उन्हीं लैबों में जो कुछ भी चीजें मिलती हैं, उन चीजों को लेके जाते हैं, और उनका खुद एवं वैज्ञानिक होते हैं, उनकी सहायता से चीजों की कार्बन 12 डेटिंग से जांच करते हैं कि चीजें कितनी पुरानी है, कैसे क्या है। तो इन्हीं चीजों के अध्ययन के बाद में वो एक परिणाम देते हैं। उस परिणाम को आज के दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, देखा जाता है कि अंतर कितना है, ठीक ना। तो उसी अंतर को वो इंटरलिंकिंग करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो जिससे कि हमारा जो इतिहास है अत्यंत रोचक हो जाता है। तो हमें ये जानने को मिलता था कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे थे। अगर पहले आगे थे तो हम कितना पीछे आज हैं, अगर आज हम पीछे हैं तो पहले कितना आगे थे। तो यही सारी बातें पुरातत्वविद हमें बताते हैं, जिससे कि हमारा इतिहास और रोचक होता जाता है। फिर इसके बारे में इतिहास एक है या अनेक, ठीक ना। हमारा जो अतीत, आपको अगली हेडिंग या फिर कह सकते हैं लास्ट हेडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी इतिहास एक है या अनेक, ठीक ना। तो ये देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, मैंने आपको बताया ना कि जो सभी जगह प्रमाण मिले हैं, वो क्या ऐसा जरूरी है कि एक जो प्रमाण मिले हैं, एक जगह का जो कल्चर है वो सेम कल्चर सभी जगह के हो, ये तो असंभव नहीं हो सकता है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो एक ही है। हम किसी एक बात का अध्ययन कर ले तो उसी के आधार पे हम सारी बातें आपको कह सकते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये हम कतई नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए लैंग्वेज क्या है एनसीईआरटी की, उसमें कहा गया है कि प्राचीन राजा भी वर्तमान की भांति कई वर्गों में विभक्त था। श्रमिक राजा सभी
जितने रीति रिवाज थे आज की सामान्य सामान्य जन कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, जबकि राजाओं का लेखा जोखा रखते थे। ठीक ना। तो इतिहास एक है, यानी मैंने आपको बताया कि अलग आज जैसे आज समाज में मतलब शासक, सामंत या फिर श्रमिक सब अलग अलग वर्गों में विभक्त हैं, तो प्राचीन समय भी जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में विभक्त हुआ करता था और सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर हुआ करते थे। ठीक ना। सबका रहन सहन अलग था, श्रमिक का अलग था, श्रमिक के घर अलग प्रकार के थे, जो सामंत हुआ करते थे उनके घर अलग प्रकार के थे, जो शासक वर्ग था या फिर जो राजा वर्ग था उनके घर अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। मतलब भिन्नताएं तब भी मौजूद थी। और क्या है कि जो हमको अभिलेख मिलते हैं, जो हमको पांडुलिपियां मिलती हैं, उनमें वर्णन किस वर्ग का है या वर्णन किनका आता है, तो उनमें अधिकतर वर्णन जो है वो उच्च वर्ग या फिर जो बुद्धिमान वर्ग था या फिर जो शासन करता था या फिर जो राजा वगैरह थे, उन्हीं सबके कार्यों का जो है लेखा जोखा या फिर उनके द्वारा बनाए गए इमारतों या फिर औषधियों का वर्णन जो है वही आपको मिलता है अभिलेखों में। तो ये रही सारी बातें कि हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। और अगर हमको पांडुलिपियां और प्राचीन समय के अभिलेख मिलते हैं तो उन अभिलेखों में हम क्या जान सकते हैं, किस वर्ष के बारे में जान सकते हैं। तो ये रहा ऑल ओवर एनसीईआरटी। और इसके बाद में जब आप चैप्टर समाप्त करने को होते हैं तब आपको मिलता है कि आप समय के बारे में कैसे नॉलेज रख सकते हैं, कि आपको तिथियों का मतलब कैसे होता है। तो तिथियों के मतलब के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए कि ये हो गया आपका यहाँ पे ईसा पूर्व। ठीक ना। ईस्वी, जैसे ये पहली ईस्वी हो गई, ये दूसरी ईस्वी, ये तीसरी ईस्वी, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद में इसको 99 मान लीजिए, ये सब सारी ईस्वी है। फिर आप इसको 100 मान लीजिए, फिर 100 के बाद 200, फिर 300, फिर 400 के बाद 4000। ठीक ना। मतलब 300 के बाद ऐसे 1900 मान लीजिए, 1900 के बाद 2000। तो मतलब जैसे जैसे एक रेफरेंस लाइन के हम इधर जाते हैं वैसे वैसे इधर क्या है कि नंबर बढ़ता रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे इधर जाएंगे, इधर क्या होगा कि नंबर बढ़ेगा नहीं, नंबर लगातार घटता जाएगा। घटने का मतलब कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का, ठीक ना, ईसा मसीह का जन्म माना गया है। तो यहीं से हम नंबर लाइन का मतलब ईस्वी का बंटवारा कर देते हैं, ऊपर का और नीचे का। जो नीचे की सारे नंबर हैं इनको कह देते हैं ईस्वी, और ऊपर का जो है वो ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व मतलब अगर कहते हैं आपको 200 ईसा पूर्व, तो 200 ईसा पूर्व का मतलब कि आज ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले। अगर 300 कहते हैं तो 300, अगर 400 कहते हैं तो 400, अगर 500 कहते हैं तो 500 ईसा पूर्व। मतलब कि अगर ईसा पूर्व कहते हैं तो आप ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब प्राचीन समय में जाते जाएंगे। अगर इधर कहते हैं कि 19 मतलब पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 99वीं शताब्दी, 100वीं शताब्दी, या फिर ये हो गया आपका ये 10वीं शताब्दी, 11वीं, 12वीं, या फिर ऐसे 21वीं शताब्दी तक ऐसे आप चलते जाएंगे। तो ये हो गया मतलब रेफरेंस लाइन। हमने आपको बस एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, बाकी इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से केवल और केवल यही बताएंगे। और ये आपको हम किसी एक नए सेपरेट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। बस आप अभी इतना जान लीजिए कि अगर यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया है तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो होती है वो ईसा पूर्व होते हैं, और बाद की जो सारी घटनाएं होती हैं वो उसको हम ईस्वी कहते हैं। ठीक ना। तो ये रहा ऑल ओवर डिस्कशन क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत। उसका पहला चैप्टर कब, क्यों, कहां और कैसे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और एक एक्सप्लेन्ड वे में, एक मतलब सारगर्भित आप कह सकते हैं या फिर सरल कह सकते हैं, एक अच्छा सा तरीका जो कुछ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है।
हम आशा करते हैं कि वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो प्लीज़ हमको बताइए कि हमको अभी और क्या कुछ सुधार करने चाहिए। हम काफ़ी प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो हम आशा करते हैं कि हम अपना अगला जो सेशन लेके आएंगे इससे बेहतर लेके आएंगे, और हम आशा करते हैं आप उसको भी अच्छे से देखेंगे और जान पाएंगे इन सारे इतिहास के बारे में। तो अभी यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।